बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हमने 10th क्लास की मैथ स्टार्ट की हुई है उर्दू मीडियम, और उसका हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है। और बच्चों, हमने उसकी मुतफ़रका मश्क स्टार्ट की हुई है चैप्टर नंबर 5 की। और हमने उसको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, बच्चों हमने 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने खाली जगह पूरी करनी है। और मैंने कुछ जोज़ ले लिए। कहाँ तक ले लिए? 17 जोज़ ले लिए मैंने। जोज़ नंबर 1 से लेकर मैंने 17 जोज़ ले लिए। और बच्चों, हमने खाली जगह पूरी करनी है। तो हमें क्या दे दिया उसने? ए सब सेट है। ए सब सेट है किसका? बी का। सब सेट की बात करूं, तहती सेट। मान लो मेरे पास कोई ए सेट है और इसके हमारे पास एलिमेंट है 2, 3, 4, और एक हमारे पास बी सेट है। और बी सेट के हमारे पास एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। तो बच्चों, ए हमारा सब सेट है बी का। यानी सब सेट का मतलब यही होता है हमारे पास ए सेट के तमाम रुकन सेट बी के अंदर क्या हों? मौजूद। उसी को कहते हैं ए का सब सेट है बी के साथ। तो बच्चों, तहती सेट। सब सेट का मतलब क्या होता है? तहती सेट। तो बच्चों, ए सेट के तमाम रुकन सेट बी के अंदर क्या हों? मौजूद। उसी को कहते हैं ए का ए सब सेट है बी का। तो बच्चों, अगर मैं इसके यूनियन की बात करूं, अगर मैं इसका यूनियन लेता हूं ए यूनियन बी, और यूनियन का मतलब ये होता है भी ए और बी सेट के तमाम अरकान इकट्ठे करके लिखना। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया। तो हमारे पास ए यूनियन बी का आंसर आ गया। अगर मैं इसको गौर से देखता हूँ, क्या ये जो सा सेट है ये किसके बराबर है? बी के। तो जब भी हम बात करेंगे ए यूनियन बी, अगर हमारे पास ए सब सेट हो बी का, और जब हम इसका यूनियन लेते हैं ए यूनियन बी, तो वो जो सा उसका आंसर है ना, वो बी सेट के बराबर आता है। तो बच्चों, इसका आंसर कौन सा बन गया? बी सेट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? बी सेट लिख देंगे, बी लिख देंगे। फिर मैं दोबारा रिपीट करवाता हूँ। ए सब सेट है, ये अलामत किसकी है? सब सेट की। सब सेट का मतलब होता है तहती सेट। तहती सेट का मतलब ये होता है भी ए सेट के तमाम रुकन सेट बी के अंदर क्या हो? मौजूद। उसी को कहते हैं ए सब सेट है बी का। हम क्या लेंगे? मैंने फर्जी तौर पे ये 2 सेट बना लिए, लेकिन मैंने सब सेट ले लिए। और सब सेट का हमने क्या लेना है? यूनियन ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब होता है ए और बी सेट के तमाम अरकान इकट्ठे करके लिख देना। तो बच्चों, यहाँ पर जब मैं तमाम अरकान को इकट्ठा ही करूँगा तो मेरे पास 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। क्या ये जो सा सेट है ये बी के बराबर नहीं आ गया? 1, 2, 3, 4, 5। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5। तो ये किसके बराबर आ गया? बी के। तो हम ये बात कह सकते हैं भी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है? बी के बराबर। जब हमारे पास ए सेट सब सेट होता है बी का, तो वो बी के बराबर आ गया। तो बच्चों, ये था हमारे पास जोज़ नंबर 1। और इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 2 करेंगे। और जोज़ नंबर 2 के अंदर बच्चों उसने हमें क्या दे दी? वैल्यू भी ए तकाते बी बराबर है 5 के। जब भी हमारे पास 5 सेट उस वक्त आता है ए तकाते बी का, जब ए और बी के क्या नहीं होते? मुश्तरक अरकान ना हो। क्योंकि जब भी हम तकाते, जब आता है ना हमारे पास तकाते का आंसर, उस वक्त आता है 2 सेट का तकाते का आंसर, जब ए सेट और बी सेट के अरकान क्या होते हैं? मुश्तरक। तो जब भी हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ उसने? ए तकाते बी बराबर है 5 सेट के। इसका मतलब क्या हो गया? ए और बी सेट के ना मुश्तरक अरकान नहीं है, इसीलिए इसको फिर जिसके मुश्तरक अरकान ना हो, ए सेट और बी सेट के जब मुश्तरक अरकान ना हो, उसको हम क्या कहते थे? गैर मतराकिब सेट। तो बच्चों, ये क्या है हमारे पास? गैर मतराकिब सेट है। गैर मतराकिब सेट है हमारे पास। ये आंसर आता है जब भी हम ए तकाते बी का, जब भी तकाते का मतलब होता है मुश्तरक, जब इन दोनों, अगर ए सेट
और बी सेट के मुश्तरक अरकान क्या कहलाते हैं? हमारे पास तकाते। लेकिन उसने हमें ये बताया यहाँ पर ए तकाते बी फाई के बराबर है। इसका मतलब क्या हो गया? ए सेट और बी सेट के गैर मुश्तरक अरकान है, मुश्तरक अरकान नहीं है बल्कि गैर मुश्तरक अरकान है। जैसे मैं मान लो मेरे पास ये ए सेट है, मेरे पास 1 है, 3 है, 5 है, और एक मेरे पास बी सेट है, उसके अरकान है 7, 8, 9। तो बच्चों हमारे पास जब मैं इनका तकाते लूँगा ए तकाते बी, तो तकाते का मतलब होता है मुश्तरक। यहाँ पर तो इन दोनों सेटों का कोई मुश्तरक अरकान नहीं है। इसका मतलब क्या आ गया? 5 सेट आ गया। देखो ए सेट और बी सेट के मुश्तरक अरकान ना हो उसी को कहते हैं हम गैर मतराकिब सेट। वो कौन सा होता है? गैर मतराकिब सेट है। ए और बी सेट क्या कहलाएंगे? गैर मतराकिब सेट, क्योंकि इनके अरकान मुश्तरक नहीं है, मुश्तरक नहीं है। इसी वजह से हमारे पास आंसर क्या बना? ए तकाते बी का फाई। तो बच्चों ये गैर मतराकिब आ गया। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 2। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर 3 करेंगे और आप लोगों को मज़ीद समझ आ जाएगी। जोज़ नंबर 3 के अंदर हमें इसने क्या दे दिया? ए सब सेट है बी का, और फिर हमें उसने दे दिया और हमारे पास बी सब सेट है ए का, यानी हमारे पास ए के तमाम अरकान बी के अंदर मौजूद है, इसी तरह बी के तमाम अरकान ए के अंदर मौजूद है। तो बच्चों आपने ये याद रखना है, जब भी हमारे पास ए सब सेट हो बी के और बी सब सेट हो ए के, तो इसका मतलब क्या हो गया? ए बराबर क्या होता है उस वक़्त? बी के बराबर है। ए बराबर है बी के। तो ये दोनों सेट क्या होते हैं? इस केस के अंदर ए सेट और बी सेट के अरकान क्या होते हैं? एक जैसे। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ए इज इक्वल टू बी। तो बच्चों यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए इज इक्वल टू बी आ गया। मैं दोबारा फिर रिपीट करवाता हूँ। ए सब सेट है बी का, इसका मतलब क्या हो गया? ए सेट के जितने भी रुकन है ना वो बी के अंदर मौजूद हैं, बी के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह फिर बी सब सेट है ए का, बी के तमाम अरकान ए के अंदर मौजूद हैं। तो जब भी ए सब सेट हो बी का और बी सब सेट हो ए का, तो इस केस के अंदर ए बराबर होता है बी के। ए सेट और बी के अरकान क्या होते हैं? दोनों के एक जैसे, यानी हमारे पास 1 2 3, इसके भी 1 2 3 है, इस सेट के भी अरकान 1 2 3 है। तो बच्चों ये इसका मतलब क्या हो गया? ए इज इक्वल टू बी आ गया। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 3 का आंसर। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करता हूँ जोज़ नंबर 4 का आंसर, जोज़ नंबर 4 के अंदर अगर हमारे पास ए तकाते बी यूनियन सी हो, तो ये जो सा है हमारे पास वैल्यू किसके बराबर होती है? ए तकाते बी यूनियन बी तकाते सी के। तो बच्चों ये आपने बात याद रखनी है, जब भी आप लोगों के पास ए तकाते बी यूनियन सी हो, तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनता है? बच्चों आपने याद रखना है, जब भी यहाँ पर आपके ए के साथ क्या है? तकाते है, इसका मतलब क्या हो गया? ए तकाते बी, फिर बी ए तकाते सी, दरमियान में क्या आ जाएगा? यूनियन। तो ये वैल्यू इसके बराबर है, ये भी आपने याद रखना है। तो बच्चों हम याद, अगर हमारे पास हम यहाँ पर लिखेंगे ए तकाते बी और फिर यूनियन है ए तकाते सी के, तो ये वैल्यू इसके बराबर है। अगर बच्चों मैं बात करूँ इसकी जोज़ नंबर, ये था हमारे पास 4। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करता हूँ जोज़ नंबर 5 की, ए यूनियन बी तकाते सी, तो ये वैल्यू किसके बराबर होती है? ए यूनियन बी के, फिर तकाते ए यूनियन सी के बराबर है। तो बच्चों ये भी आपने फार्मूला याद रखना है। ए यूनियन आ गया ना, तो यहाँ पर भी यूनियन आएगा, यहाँ पर भी यूनियन आएगा, तो ये जो सा तकाते दरमियान में आ जाएगा। तो आपने याद रखना है भी इसका जो सा आंसर है ना, ए यूनियन बी होता है तकाते, फिर ए यूनियन सी होता है। तो इसका आंसर कौन सा बन गया? ए यूनियन बी
और हमारे पास तकाते ए यूनियन सी। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया जोज नंबर 5 का आंसर। अगर मैं बात करता हूँ जोज नंबर 6 की, तो बच्चों हम जोज नंबर 6 देख लेंगे। तो बच्चे जोज नंबर 6 का हमने u का क्या लेना है, कंप्लीमेंट। तो आप लोगों को पता है u का कंप्लीमेंट क्या होता है, यूनिवर्सल में से माइनस करवा देंगे ये वाला सेट, तो u के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास वहाँ पर क्या बचेगा, फाई सेट। u का कंप्लीमेंट लेना है, यानी u में से u माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, खाली सेट। तो इसका आंसर क्या आ गया, खाली सेट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, खाली सेट। तो बच्चों इसी तरह नेक्स्ट हम करेंगे, ये जोज नंबर 6 था। इसी तरह जोज नंबर 7 फाई का हमने क्या मालूम करना है, खाली सेट। तो बच्चों फाई का हमने खाली सेट मालूम करना है। तो बच्चों आपने याद रखना है, क्योंकि फाई का खाली सेट u में से माइनस करवाएंगे खाली सेट, यही होता है ना। फाई सेट का हमने कंप्लीमेंट लेना है, u में से माइनस करवा देंगे फाई, तो हमारे पास क्या बचेगा, u आ जाएगा, क्योंकि फाई की तो कोई रुकन ही नहीं है इसके अंदर। तो हमारे पास फाई सेट का जब भी हम कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, u के, तो हम यहाँ पर क्या डाल देंगे, u लिख देंगे। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 7। इसी तरह बच्चों मैं जोज नंबर 8 की बात करता हूँ। जोज नंबर 8 के अंदर हमें क्या दे दिया उसने, a तकाते a का कंप्लीमेंट दे दिया। जोज नंबर 8 के अंदर याद रखना बच्चों, हमने जब भी हम a का कंप्लीमेंट हमें पता है किसके बराबर होता है, u में से माइनस करवाते हैं a, फिर हमारे पास इसका कंप्लीमेंट आ गया। तवज्जो करनी है आप लोगों ने, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने इसकी ये फार्मूला किसका देखो ना, ये वाला ए सेट इसी तरह आ गया, ये आ गया तकाते। अब ए का कंप्लीमेंट हमारे पास होता है यू में से माइनस करवाएंगे ए, माइनस करवा देंगे ए सेट। अब देखो ना, जब u में से माइनस करवा दिया a सेट, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, a तकाते u। तो लिहाजा a सेट के तो रुकान माइनस हो गए, तो यहाँ पर फिर क्या बचेगा, खाली सेट। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, खाली सेट लिख देंगे। a तकाते a का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, खाली सेट के। और इसी तरह ये भी आपने याद रखना है। इसके बाद जोज नंबर हमें 9 दे दिया। जब भी हम बात करेंगे A यूनियन A का कंप्लीमेंट, तो बच्चों हमारे पास A इसी तरह आ गया यूनियन। अब A का कंप्लीमेंट किसके बराबर होता है, आप लोगों को पता है, यूनिवर्सल में से माइनस करवाएंगे A, तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, यूनिवर्सल U सेट बचेगा माइनस करवाने के बाद। जब फिर हम A को यूनिवर्सल के साथ यूनियन लेंगे, तो ये हमारे पास किसके बराबर आएगा, U के बराबर आएगा, यूनिवर्सल सेट के बराबर आएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, U। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर इसका 10। जोज नंबर 9 था। इसी तरह बच्चे जोज नंबर 10 करेंगे। जोज नंबर 10 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया, आपने x, देखो ये x रुकन है A का, और इसके बाद x रुकन नहीं है B का। इसका मतलब क्या हो गया, B को उसने A में से माइनस करवा दिया B, तो फिर ही हमारे पास A रुकन है हमारे पास। मैं देखता हूँ ये रुकन है या नहीं है, ये भी हम कंफर्म कर लेते हैं। तो बच्चों ये हमारे पास था क्वेश्चन, जोज नंबर था ये हमारे पास, ये हमारे पास रुकन नहीं है, इस तरह है। तो बच्चों आपने ये याद रखना। देखो ना, ये हमें उसने क्या कह दिया, अभी x रुकन है किसका, A का। फिर दूसरे नंबर पे उसने हमें क्या दिया, अभी x रुकन नहीं है B का। तो बच्चों यहाँ पर x रुकन है A का, यहाँ पर उसने हमें बता दिया भी x रुकन नहीं है B का। इसका मतलब क्या हो गया, जब मैं A में से माइनस करवाऊंगा B, तो मेरे पास क्या बचेगा, A के एलिमेंट बचेंगे, A सेट बचेगा हमारे पास।
तो ये हमें हमारे पास क्या इस केस में होता है x रुकन है a का, यहाँ पर उसने हमें ये बता दिया भी x रुकन नहीं है b का। इसका मतलब क्या b नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया इस केस के अंदर a में से हमने माइनस करवाया b, तो फिर ही हमारे पास a बचता है ना, रुकन a के रुकन बचते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या करवाया उसने यहाँ पर a माइनस बी करवाया। ये था हमारे पास जोज नंबर। a माइनस बी भी लिख सकते हैं या हम a बटा b भी लिख सकते हैं, इस तरह a बटा b भी। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 10। इसी तरह बच्चों अगर मैं बात करूँ जोज नंबर 11 की, तो बच्चों जोज नंबर 11 है हमारे पास। आपने ये तवज्जो से समझना है। सबसे पहले आपने ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को अच्छी तरह समझना है। तो बच्चों यहाँ पर x पॉजिटिव का, यहाँ पर x नेगेटिव का, यहाँ पर y पॉजिटिव का, यहाँ पर y क्या होता है नेगेटिव का। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए यहाँ पर x भी पॉजिटिव का है, इसको कहते हैं पहला रबा, ये होता है हमारे पास दूसरा रबा, ये हमारे पास कहलाता है तीसरा रबा, ये हमारे पास कहलाता है चौथा रबा। ये हमारे पास पहला रबा है, ये हमारे पास दूसरा रबा, ये हमारे पास तीसरा रबा, ये हमारे पास होता है चौथा रबा। तो पहले रबे के अंदर x भी हमारे पास पॉजिटिव का है। तो बच्चों हमारे पास आपने ये याद रखना है, इस पहले रबे के अंदर x भी पॉजिटिव का है, y भी पॉजिटिव का है। दूसरे रबे के अंदर x हमारे पास नेगेटिव का है, x नेगेटिव का है, y क्या है पॉजिटिव का। तीसरे रबे के अंदर x भी नेगेटिव का और y भी नेगेटिव का। चौथे रबे के अंदर x पॉजिटिव का है, y क्या है नेगेटिव का। तो बच्चों आपने ये सिस्टम के ज़रिए आप पॉइंट बता सकते हैं, नुक्ता बता सकते हैं भी कौन से रबे के अंदर मौजूद है। तो ये कहलाता है पहला रबा, ये दूसरा रबा, ये तीसरा रबा, ये चौथा रबा। यहाँ इस पॉइंट से लेकर यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव की और इस पॉइंट से लेकर ऊपर की जानब y की वैल्यू पॉजिटिव की होती है। इस तरफ x नेगेटिव का और नीचे की जानब y नेगेटिव का। तो पहले रबे के अंदर x भी पॉजिटिव का होता है, y भी पॉजिटिव का, ये बात आपने याद रखनी है। दूसरे रबे के अंदर x हमारे पास नेगेटिव का, y हमारे पास पॉजिटिव का। तीसरे रबे के अंदर x भी नेगेटिव का है, y भी नेगेटिव का है। इसी तरह चौथे रबे के अंदर x पॉजिटिव का, y क्या है नेगेटिव का। अब हमने नुक्ता बताना है, तो ये नुक्ता हमें उसने दे दिया -5, -7। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये कहलाता है x महवर, ये होता है y महवर। तो ये x महवर क्या हमारे पास नेगेटिव का है और y महवर भी क्या है नेगेटिव का। तो बच्चों ये x की वैल्यू होती है, ये y की वैल्यू होती है। तो x भी नेगेटिव का है, y भी नेगेटिव का। तो यहाँ पर देख लें तीसरे रबे के अंदर x भी नेगेटिव का है, y भी नेगेटिव का है। तो ये जो सा नुक्ता है ना, ये कौन से रबे के अंदर मौजूद है, तीसरे रबे के अंदर मौजूद है, क्योंकि x भी नेगेटिव का है, y भी नेगेटिव का। तो इसका आंसर क्या बनेगा, तीसरा रबा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, तीसरा रबा लिख देंगे, ये तीसरे रबे के अंदर है। और इसी तरह अगर मैं बात करूं जोज नंबर 12 की, तो बच्चों जोज नंबर 12 के अंदर उसने हमें क्या दे दिया, x की वैल्यू पॉजिटिव की 4 है, y की वैल्यू -6 है। तो बच्चों आप लोगों को पता है यहाँ पर x की वैल्यू क्या है पॉजिटिव की है, y की वैल्यू क्या है नेगेटिव की है। तो बच्चों ये हम देख लेंगे x पॉजिटिव का, y नेगेटिव का। तो यहाँ पर देख लें x पॉजिटिव का है, y नेगेटिव का है। तो ये नुक्ता कहाँ पर मौजूद है, चौथे रबे के अंदर मौजूद है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव की है, y की वैल्यू नेगेटिव की है। तो यहाँ को ये नुक्ता कहाँ पर मौजूद है, चौथे रबे के अंदर। तो इसका आंसर क्या आ गया, चौथा रबा आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे चौथा रबा। तो ये था हमारे पास जोज नंबर 12। और इसी तरह बच्चों मैं बात करता हूँ इसके अंदर उसने हमें क्या दिया भी इस x एक्सिस के ऊपर, इस x एक्सिस के ऊपर बच्चों ये जो सा हमारा x एक्सिस है ना, ये वाला कहलाता है x एक्सिस, ये कहलाता है y एक्सिस। तो आप लोगों को पता होना चाहिए x एक्सिस के ऊपर हर नुक्ता y कोऑर्डिनेट होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0। तो बच्चों आपने ये याद रखना है x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है 0।
वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, सिफर। क्या आ जाएगा, सिफर आ गया हमारे पास। तो बच्चों अगर मैं आपको बताऊं भी x इस x एक्सिस के ऊपर है ना, इस एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू क्या होती है हमेशा 0, और y एक्सिस के ऊपर अब उसने ये हमें बता दिया y एक्सिस पर हर नुक्ते का x कोऑर्डिनेट होता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए इसके ऊपर x की वैल्यू यहाँ पर किसी भी लेंगे ना पॉइंट y एक्सिस के ऊपर, तो x की वैल्यू क्या होती है यहाँ पर 0। मैं आपको एक सादा सी तवज्जो से समझना है, आपने ये बात याद रखनी है भी x एक्सिस के ऊपर है ना, ये वाला जो सा x एक्सिस है हॉरिजॉन्टल, जैसे हमारी ये ज़मीन हॉरिजॉन्टल है, x एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। यही तो उसने बात पूछी है भी x एक्सिस पर हर नुक्ता y कोऑर्डिनेट क्या होता है, सिफर होता है, हमें पता है। इसी तरह फिर उसने पूछा y एक्सिस, ये जो सा y एक्सिस है, इस y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू क्या होती है, सिफर। तो ये बात हमें यहाँ पर भी लिखनी है, तो x की वैल्यू क्या होती है, सिफर होती है। तो बच्चों इसी तरह हमें पता होना चाहिए वेन डायाग्राम पहली दफ़ा, क्योंकि वेन डायाग्राम किसने पहली दफ़ा इस्तेमाल की थी, जॉन वेन ने। किसने की है, जॉन वेन ने। तो बच्चों पहली दफ़ा वेन डायाग्राम किसने इस्तेमाल की थी, जॉन वेन ने इस्तेमाल की थी। ये था हमारे पास जोज़ नंबर 15। इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर करेंगे 16, तवज्जो करनी है आप लोगों ने। तो बच्चों हमने इसकी क्या निकालनी है, इसकी डोमेन निकालनी है। आप लोगों को पता है डोमेन कौन सी होती है, हमने क्या निकालनी है, डोमेन। और डोमेन कौन सा होता है, हमारे पास डोमेन सेट निकालना है। इस सेट के पहले पहले एलिमेंट, इस मरतब जोड़े के पहले पहले एलिमेंट, ये मरतब जोड़ा, ये मरतब जोड़ा, ये मरतब जोड़ा, इस मरतब जोड़े के पहले पहले रुकन, ये वाला पहला रुकन, ये वाला पहला रुकन, ये वाला पहला रुकन, ये क्या कहलाती है, डोमेन। तो हम डोमेन लिखेंगे, तो पहला रुकन इसका क्या है, ए, इसका भी पहला रुकन क्या है, बी, इसका पहला रुकन क्या है, सी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, ए कॉमा बी कॉमा सी, और ब्रैकेट क्या कर देंगे, बंद। तो बच्चों ये थी हमारे पास इस सेट की हमने क्या बतानी थी, डोमेन। डोमेन कौन सी होती है, इन मरतब जोड़े के ना पहला पहला रुकन, वो हमारे पास डोमेन होती है। अब हमने क्या निकालनी है, रेंज। तो बच्चों रेंज भी निकाल लेंगे। हमें पता है इन मरतब जोड़े का ना दूसरा दूसरा एलिमेंट, ये वाला दूसरा एलिमेंट, ये वाला दूसरा दूसरा रुकन, इन मरतब जोड़े का दूसरा दूसरा रुकन, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रेंज। तो बच्चों हम रेंज भी निकाल लेंगे। इसकी रेंज हमारे पास है, इसका दूसरा रुकन क्या है, ए, इसका दूसरा रुकन क्या है, बी, इसका दूसरा रुकन क्या है, सी। तो हमारे पास रेंज कौन सी आ गई, ए बी सी सेट आ गया, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 18। और इसी तरह बच्चों हम जोज़ नंबर नेक्स्ट इसके करेंगे, जितने भी 2-3 और रह गए हमें वो भी हम साथ कर लेंगे। जैसे हमें जोज़ नंबर 19वां दे दिया उसने, तो बच्चे जोज़ नंबर 19 हम देख लेंगे। जोज़ नंबर 19 के अंदर हमें उसने क्या दे दिया भी, हमें ए ज़रबे बी का सब सेट होता है, सब सेट है ए में डैश कहलाता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए जब भी ए क्रॉस कारतीसी हासिल ज़रब का जो सा सब सेट है ना, ए में क्या होता है, सनाई रवाबत होता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, सनाई रवाबत आ जाएगा इसका, क्योंकि वो रिलेशन बनाएगा, क्योंकि वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, रिलेशन ए सेट में। तो बच्चों ए क्रॉस बी का सब सेट ए में क्या होता है, सनाई रवाबत होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, सनाई रवाबत कहलाता है, सनाई रवाबत कहलाता है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज़ नंबर 9। इसी तरह बच्चों जोज़ नंबर करेंगे 20। जोज़ नंबर 20
और इसके अंदर भी हमने क्या करनी है, खाली जगह पूरी करनी है। और हमें क्या दे दिया, अगर हमारे पास ए इमेज बनाए किसके साथ, बी, ए इमेज बनाता है बी के साथ और की रेंज बी हो तो एफ एक डैश तवाफल है। तो बच्चों ये था हमारे पास जोज नंबर 20 है। और जोज नंबर 20 के अंदर उसने हमें, क्योंकि उसने हमें ये बताया भी ए इमेज है बी का और इसकी रेंज बी हो तो वो एक डैश कहलाता है। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए ये वैल्यू किसके बराबर है। तो बच्चों जब भी हमारे पास, तो वो होता है ऑन फंक्शन। कौन सा होता है, जब भी हमारे पास है ना, देखो ना, ए सेट के तमाम, ए सेट बी के साथ क्या बनाता है, इमेज बनाता है, तो वो उसकी रेंज बी हो। देखो ना, जैसे मैं आपको लोगों को बताता हूँ, ये मेरे पास ए सेट है और ये मेरे पास बी सेट है, ये 1 है 2 है 3 है, यहाँ पर 4 है 5 है 6 है। ए इमेज बनाता है 5 के साथ और ये हमारे पास 2 इमेज बनाता है 4 के साथ और 3 इमेज बनाता है 6 के साथ। तो ये जो सा बी सेट की जो सी रेंज हो ना हमारे पास, रेंज वही कहलाएगी ना जिसके साथ इमेज बनेगा। इन एलिमेंट के साथ क्या बन गया, इमेज। तो ये कौन सा फंक्शन है, ऑन टू फंक्शन है। ऑन, यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन टू फंक्शन है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर कोई खाली एलिमेंट नहीं है। रेंज का मतलब ही ये हो गया हमारे पास, जब भी हमारे पास ए फंक्शन हो बी का, ए फंक्शन हो बी का या ए इमेज बनाए बी के साथ और इसकी रेंज बी हो, ये वाली रेंज क्या है, बी है। देखो बी कोई खाली एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर फिर क्या है, कौन सा फंक्शन है, ये हमारे पास ऑन टू फंक्शन है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ऑन टू तवाफल है हमारे पास। तो बच्चे ये था हमारे पास जोज नंबर, ये 18 था, ये 16 था, ये 17, ये हमारे पास था 18। ये मैं नंबरिंग मैंने गलत दे दी बच्चों, थोड़ा दुरुस्त कर लेंगे। तो ये हमारे पास था 17 और ये मेरे पास आ गया 18 और ये मेरे पास आ गया 19। अब करेंगे 20, जोज नंबर 20 करेंगे। जोज नंबर हमारे पास 20 है और उसके अंदर हमें क्या बताना है, रबत ए कोमा बी, बी कोमा सी और फिर ए कोमा डी, एक तवाफल है। हमने बताना ये कौन सा तवाफल है। तो बच्चों आपने ये याद रखना है, हमने ये बताना है भी ये कौन सा फंक्शन है। पहले हम क्या निकालेंगे, इसकी डोमेन, फिर इसकी क्या निकालेंगे, रेंज। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, डोमेन। डोमेन हमारे पास पहले एलिमेंट ए आ गया, बी आ गया, ये हमारे पास क्या आ गई, डोमेन। और इसके बाद हमने क्या निकालनी है, रेंज। रेंज हमारे पास दूसरे एलिमेंट, जैसे हमारे पास बी आ गया, सी आ गया, डी आ गया। तो अगर मैं इसकी मैपिंग करवाता हूँ, ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। डोमेन हमने यहाँ पर लिखनी होती है, रेंज हमने यहाँ पर लिखनी होती है। डोमेन हमारे पास कितना है, ए बी है और रेंज हमारे पास है बी सी डी। तो बच्चों ए इमेज बनाता है बी के साथ, ये वाला ए किसके साथ इमेज बनाता है, बी के साथ। फिर बी इमेज बनाता है सी के साथ, ये बी सी के साथ इमेज बनाता है। इसी तरह फिर ए डी के साथ इमेज बनाता है, ये वाला ए फिर डी के साथ इमेज बनाता है। तो बच्चों ये देख लें, हमारे पास इस ए सेट के इसके एक एलिमेंट ने 2 इमेज बना दिए, लिहाजा ये तवाफल नहीं है, लिहाजा ये तवाफल नहीं है।
फंक्शन नहीं है। तोफल का मतलब क्या है, ये फंक्शन नहीं है। तो बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अगर बच्चों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको आसानी के साथ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, दुआ में ज़रूर याद रखना।